स्टार्ट कर दीजिए। ओके, नमस्कार, मैं डॉक्टर खुशबू वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। आज हम यहाँ BMTC 131 पाठ्यक्रम की चर्चा करने आए हैं, जिसमें हमने ब्लॉक 1 पहले डिस्कस कर लिया है। ये है आपका ब्लॉक 2, जिसकी पहली इकाई है सीमा और सांतत। वास्तविक संख्याएं पहली इकाई है आपकी वास्तविक संख्याएं, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं यहाँ पर सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के गुणों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वास्तविक संख्याएं के गुण क्या हैं, जिसमें से पहली वास्तविक संख्याओं की जो पहला गुण या पहली प्रॉपर्टी होती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको हम यहाँ पहले एडिशन पे डिस्कस करेंगे एंड फिर हम इसको सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, इससे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि ये होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हमने वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर सिस्टम के यहाँ पर रियल नंबर सेट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर रियल नंबर से हमने किसी दो नंबर को हमने लिया, किसी भी दो नंबर को हमने लिया, तो अगर हम उसका ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट में नंबर मिलेगा वो नंबर उस रियल नंबर में भी दोबारा से ही मिलना चाहिए। तो अगर मैथमेटिकली अगर आप बात करें, यानी कि अगर एक्स वाई हमने किसी रियल नंबर सिस्टम आर से हमने लिया, तो एक्स प्लस वाई की जो कुछ भी वैल्यू होगी वो रियल बिना देखे ही हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर सिस्टम की ही वैल्यू होगी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सेट पे सेटिस्फाई होती है तो उस सेट को हम क्लोज्ड कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका वर्ड समृद्ध वर्ड यानी क्लोज वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पर रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर सेट उसे सेटिस्फाई करता है, जिसका उदाहरण आप यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं कि पहला नंबर इन्होंने x लिया, दूसरा नंबर y लिया, और x और y को अगर हम ऐड कर रहे हैं 3 और 5 के रूप में, तो वो हमें यहाँ पर रिजल्ट 8 मिल रहा है। और 8 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि हमारे रियल नंबर सेट में ही बिलोंग करता है। तो रियल नंबर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम हिंदी में योग सहचारी नियम भी कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए हमें 3 एलिमेंट की यहाँ पर आवश्यकता है, जैसे कि एक्स वाई जेड यहाँ पर दिखाया गया है। मैथमेटिकली आपको बताया गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई एंड देन फिर जेड की वैल्यू जो कुछ भी आएगी वो दोनों ही यहाँ पर इक्वल होगी। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि अगर हमने ब्रैकेट यानी किस 3 नंबर्स को हमने लिए, और अगर पहले 2 नंबर को हम पहले योग करने के बाद तीसरे में योग करते हैं, या फिर आखिरी के 2 नंबर को पहले योग करने के बाद पहले नंबर से उसका योग हम लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर चेंज नहीं होगी। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी योग सहचारी नियम भी कहते हैं, जो कि रियल नंबर सेट पर सेटिस्फाई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आइडेंटिटी। रियल नंबर सिस्टम में आइडेंटिटी क्या है? ये जितनी भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर या इसके जितने भी सबसेट्स होंगे उन सब पे सेटिस्फाई होना चाहिए। हम चेक करते हैं कि कौन सा सेट इसको सेटिस्फाई करता है, कौन सा नहीं करता है। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीजें ऑलरेडी देख रखी है कि एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, ये ऑलरेडी वहां पर सेटिस्फाइड है। अब हम उसके सबसेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था कि रियल नंबर का सुपर सेट था, अब हम यहाँ पर रियल नंबर सेट की बात कर रहे हैं। ये उसका उप समुच्चय है या सबसेट है, हम कह सकते हैं कि ये इसके एलिमेंट्स इन सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आती है आइडेंटिटी की बात। तो आइडेंटिटी क्या है, पहले हमें समझना है कि आइडेंटिटी क्या है, तब हम एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटी से मतलब ये है कि अगर हम रियल नंबर से किसी भी पूरे रियल नंबर सिस्टम में से कोई भी एक नंबर पिक करते हैं, उस नंबर में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दें या ऐड कर दें कि हमें पुनः वही नंबर मिल जाए। यानी अगर सपोज हमने एक जनरलाइज भाषा में अगर हम बात करें कि अगर हमने आर में से एक्स नंबर चूज किया, तो एक्स में ऐसा हम क्या ऐड कर दें कि हमें पुनः एक्स ही मिल जाए। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि 0 एक आपका यहाँ पर नंबर है, जिसको अगर रियल नंबर में कोई भी नंबर आप रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, होल नंबर, कोई भी आप नंबर ले, अगर किसी भी नंबर में आप ऐड करते हैं तो आपको रिजल्टेंट वही नंबर पुनः मिल जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर सेट। नेक्स्ट इनवर्स। इनवर्स क्या है? इनवर्स का भी अपने आप को ही यहाँ पर अपने वर्ड से ही डिफाइन कर रहा है कि इनवर्स किसी रियल नंबर में क्या होगा। अगर हमने जनरलाइज भाषा में x हमने नंबर लिया रियल नंबर सेट से, तो इसका इनवर्स क्या होना चाहिए, यानी कि हम इसमें एक ऐसा नंबर y ऐड कर दें कि हमें पूरा एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो इसकी डेफिनेशन ही यही है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का इनवर्स तभी कहलाएगा
अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर हम इसको उस पहले वाले नंबर में ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी ही मिलेगी, यानी कि 0 मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर सोचें कि रियल नंबर में वैसा नंबर क्या होगा, तो x में अगर हम माइनस एक्स को ऐड कर दें तो रिजल्ट हमें हमेशा 0 मिलेगा। यानी अगर रियल नंबर का कोई नंबर यानी 1/2 जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में प्रदर्शित है, या 1 या 2 कोई भी आप नंबर लेते हैं, तो इसका अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रतिलोम या इसका इनवर्स क्या है, तो इसका साइन बस चेंज कर देना है, यानी 1/2 का इनवर्स -1/2 और 1 का इनवर्स आपका -1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में क्रम विनिमेय प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये कहता है कि अगर x और y किसी भी सेट से, पहले हम एक जनरल सेट की बात करते हैं, अगर x और y किसी भी सेट से हमने एलिमेंट लिया, तो इसको x में y को ऐड करें या y में x को ऐड करें, तो जो भी रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो दोनों यहाँ पर सेम होगी। ये चीजें प्रॉपर्टी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा था कि जो वहां पर सेटिस्फाइड थी। अब हम यहाँ पर इसके सबसेट रियल नंबर में भी देख रहे हैं, तो रियल नंबर सेट में भी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड होगी। क्योंकि यहाँ पर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, अगर हम जनरल यहाँ पर रूल की बात करें तो ये एडिशन किसी भी बाइनरी ऑपरेशन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये बाइनरी ऑपरेशन से भी रिप्लेस हो सकता है। यानी अगर किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात करें तो आप वहां पर उस ऑपरेशन यानी एडिशन को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर जनरलाइज भाषा में बात करेंगे तो हम उसको एक स्टार से, एक बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम स्टार से निरूपित करते हैं, जो कि यहाँ पर जगह जगह पर उसको हम बदल सकते हैं। वो कभी एडिशन होगा, कभी सब्सट्रैक्शन होगा, कभी वो मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे कि इसी स्लाइड में आपने देखा, अभी हम नेक्स्ट गुणन की संक्रिया डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन पे यही सेम प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। सेट थ्योरी में हमने इन्हीं सब प्रॉपर्टी को यूनियन, इंटरसेक्शन पे डिस्कस किया था एंड कार्टेशियन पे डिस्कस किया था। देखा था कि कभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी और किसी सेट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती थी। तो प्रॉपर्टी हमारी जनरली यही डिफाइंड है। सेट यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं कि हमें ये चेक करना है इस सेट पे ये डिफाइंड है या नहीं। तो रियल नंबर पे हमने ये देखा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। रियल नंबर में आपका एडिटिव आइडेंटिटी प्रेजेंट है, इनवर्स भी प्रेजेंट है। कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जिनमें आपकी एडिटिव आइडेंटिटी उनके इनवर्स तो प्रेजेंट होते हैं बट उनमें एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती है, या फिर उनके विलोम प्रतिलोम होते हैं पर वहां पर इनवर्स नहीं होता है। यहाँ पर हमने देखा ये चारों ही प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रेजेंट है। आगे हम आते हैं गुणन की संक्रिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यही सारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे हम चेक करते हैं कि क्या रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कि नहीं। तो सबसे पहली आती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो वही चीजें हम यहाँ फिर देख रहे हैं कि अगर रियल नंबर से हमने दो नंबर पिक किए, दो रैंडम नंबर पिक किए x एंड y, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर में है या नहीं। अगर है तो यह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है, या दूसरे शब्दों में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप रेंडम, आप ये जनरल अभी चेक कर सकते हैं। मैंने उदाहरण में दिया है कि 3 और 4 मैंने लिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 12 है, जो कि रियल नंबर का ही सिस्टम है, रियल नंबर में ही के समुच्चय में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये रियल नंबर के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब यही है कि हमने 3 अलग अलग नंबरों को लिया, इनमें से कोई भी 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरे में मल्टीप्लाई किया, एंड या फिर पहले 2 नंबर आखिरी के 2 नंबरों को पहले लेकर मल्टीप्लाई करने के बाद पहले नंबर से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, और हम रिजल्ट देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम है। और ऐसा हमने देखा कि ये XYZ हर किसी नंबर के लिए सेटिस्फाइड है इन रियल नंबर सेट में। तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन रियल नंबर सेट। तो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी की बात। तो अगेन आइडेंटिटी की परिभाषा वही कि एक नंबर हमने लिया और अगर हम उसमें दूसरे आइडेंटिटी पे ऑपरेट करेंगे तो हमें सेम वही नंबर यहाँ पर मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इस नंबर को हम यहाँ पर हमें ऐसा नंबर सर्च करना है कि जो रियल नंबर के सारे नंबरों से मल्टीप्लाई करने पर हमें पुनः वही नंबर को देता है, उस नंबर को बदलता नहीं। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, तो हमें ये मिलता है कि 1 है। यहाँ पर 1 को हम एडिटिव आइडेंटिटी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, किसी तरीके से भी, तो हमें रिजल्ट x ही मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, और हम 1 चेक करते हैं 1 क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारा रियल नंबर का सेट है, सबसेट है। तो इसका मतलब हमारे रियल नंबर सेट में एडिटिव आइडेंटिटी प्रेजेंट है। तो रियल नंबर सेट यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी को भी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन। अब हम आते हैं इनवर्स ऑफ अ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अभी हमने एडिशन पे डिस्कस किया था, यहाँ पर हम उसके इनवर्स रियल नंबर के इनवर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या होगा? तो हमें एक ऐसा नंबर, सपोज एक्स, हमने जनरल भाषा में अगर हम बात करें, अगर हमने एक्स एक ऐसा नंबर लिया रियल नंबर से, अब इसके इनवर्स का अगर हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, तो यानी कि एक वाई, हमें एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसको अगर हम एक्स में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। यानी कि अगर इक्वेशन फॉर्मेट में आप इसे समझें तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलनी चाहिए, और वाई को हमें यहाँ पर ढूंढना है कि वाई वो क्या हो सकता है। तो अगर मैथमेटिकली हम इसे सॉल्व करें तो y का मतलब यहाँ पर क्या है? y इज इक्वल टू 1/x होगा। यानी कि अगर x की वैल्यू हमने यहाँ पर जैसे एग्जांपल में 6 लिया, तो y की मतलब उसका इनवर्स 1/6 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं, क्या 1/6 r का मेंबर है? यस, 1/6 आपका r का मेंबर है। तो यानी हम ये कहेंगे कि r के किसी भी रेंडम एलिमेंट्स को अगर हम लें तो इसका इनवर्स हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट यहाँ पर करता है। तो अब हम दोनों ही प्रॉपर्टी को अगर हम एक साथ देखें, तो यानी कि रियल नंबर जो आपका सिस्टम है, वो चारों की जो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, एंड विद रिस्पेक्ट टू आपका मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई करता है। अब हम कुछ आगे और नियमों को भी डिस्कस करते हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में आपने देखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होना चाहिए, तो गुणन में क्या होगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाइड है। एक सिंपल एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि 7 × 8 की वैल्यू 8 × 7 के बराबर होती है। ऐसा रैंडम आप x और y कोई भी नंबर आप रियल नंबर सेट से आप लेकर आप चेक कर सकते हैं, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, या फिर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कोई भी नंबर आप से लेकर आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये परिभाषा वहां पर सेटिस्फाइड है। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आपका रियल नंबर सेट कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है गुणन पर योग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको कहते हैं, जो कि वितरण नियम भी इसको हिंदी में कहते हैं आपका। इसको प्रेजेंट करने के लिए भी हमें यहाँ पर जनरली 3 एलिमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। सपोज एक्स वाई जेड हमने 3 एलिमेंट लिए रियल नंबर सेट से, तो एक्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन होता है, जो आपका पहला जो कथन है कि x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ये इसको डिफाइन कर रहा है। यानी मल्टीप्लीकेशन अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एडिशन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसी तरह एडिशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर मल्टीप्लीकेशन, जो कि आपकी दूसरी लाइन पे डिफाइन किया गया है, जिसमें हमने पहले नंबर को एडिशन किया है, देन फिर मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर तीसरे जेड पर, जिसका वैल्यू क्या आएगी? x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। और आप देखेंगे कि दोनों ही वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। आपने नीचे इसको एक सिंपल एग्जांपल से भी दिखाया गया, जहाँ पर x की वैल्यू हमने एक 1/2 ले लिया, y की वैल्यू 2 ले लिया, एंड z की वैल्यू 4 ले लिया। ठीक है, और इनका हमने पहले 1/2 से 2 + 4 पे ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई किया है, एंड देन दूसरे वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू क्रमशः 2, 3 एंड 4 लिया है। हमने पहले 2 और 3 को ऐड करके फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है, और हम ये देखते हैं, हमने यहाँ एक लाइन रिजल्ट नहीं लिखा है, बट आप देखेंगे कि आपको सेकेंड लाइन में आपकी वैल्यू 20 आ रही है, तो राइट साइड में भी वैल्यू 20 ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये रियल नंबर सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेटिस्फाई होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। रियल नंबर सेट में, जैसे कि कॉम्प्लेक्स में, ये चीजें यहाँ पर मैं फिर से रिकॉल करना चाहूंगी आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि वहां पर इक्वलिटी डिफाइन होती है, बट यहाँ रियल नंबर सेट में हम देख रहे हैं कि इनइक्वलिटी भी डिफाइन होती है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका ये भिन्न है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इनइक्वलिटी की बात नहीं कर सकते, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, बट रियल नंबर सिस्टम में हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कौन सा नंबर किसके इक्वल है, कौन किससे बड़ा है, या कौन सा नंबर किसके छोटा है, हम इसके बारे में पूरे क्लियरली बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर लैंग्वेज में ऐसा आप कह सकते हैं कि दो वास्तविक संख्याएं x और y के लिए, ये 3 नियम यहाँ पर, वो दोनों नंबर या तो x y से बड़ा होगा, स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, या फिर x y के बराबर होगा, या फिर x y से छोटा होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन उस दोनों नंबरों पर सेटिस्फाई होगी। एग्जाम्पल में जैसे 9 और 5 इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, तो 9 और 5 में इन तीनों में से कोई ना कोई एक रिलेशन जरूर सेटिस्फाई होगा। जैसे कि यहाँ पर
हमने देख रहे हैं कि 9 आपका 5 से बड़ा है, तो पहला नियम यानी कि 9 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 यहाँ पर सेटिस्फाई है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस तरह से दो डिफरेंट नंबर को हम आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वहां पर इक्वलिटी ही डिफाइंड है कि रियल नंबर आपका रियल नंबर के ही इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर इक्वल है। इनइक्वलिटी के बारे में हम वहां पर चर्चा नहीं कर सकते। आगे ये कुछ इस पे इनइक्वलिटी पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट नियम है, उसके बारे में देखते हैं कि अगर x और y और z, यहाँ पर तीन हमने रियल नंबर से तीन जनरल रियल नंबर हमने लिए हैं, अगर x आपका y से बड़ा है, y आपका z से बड़ा है, तो x आपका z से बड़ा होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर भी देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने 1/5, y की वैल्यू 1/7 और z की वैल्यू 1/9 ले रखा है यहाँ पर। और अगर इनको आपस में कंपेयर करें तो 1/5 की वैल्यू आपकी 1/7 से बड़ी है, 1/7 की वैल्यू 1/9 से बड़ी है। अब इन तीनों नंबरों को अगर हम आपस में देखें तो 1/5 हमने ये पाया कि 1/5 हमारा ऑलरेडी 1/9 से भी बड़ा है। इन मिडिल अगर आपका y और z यहाँ पर दोनों 1/7 नंबर सेम है, तो इनको रिप्लेस करके हमने पहले और तीसरे में रिलेशन ये पाया कि 1/5 हमारा 1/9 से बड़ा है। नेक्स्ट, अगर यही चीजें हम आगे भी देखते हैं कि अगर तीन हमने नंबर लिया रियल नंबर सेट में और x और y में ये रिलेशन है कि x आपका y से बड़ा है और z एक पर्टिकुलर एक हम नंबर लेते हैं और दोनों ही तरफ अगर हम उसको ऐड करते हैं तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज नहीं होती। यानी कि अगर 9.5 आपका 7.5 से बड़ा है तो 9.5 और 7.5 में अगर एक फिक्स वैल्यू हम ऐड करें, अगर यहाँ पर जैसे एग्जांपल में हमने 4 लिया है, 1 2 3 आप कुछ भी ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू की बात की जा रही है, अगर आपने फिक्स नंबर इसमें ऐड करते हैं तो ये इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। ये इनइक्वलिटी ऐसा नहीं होगा कि वो इक्वल हो जाएगी या ग्रेटर देन हो या लेस देन हो जाएगी। आप अगर वो पहले से आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, x आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y है, तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने के बाद वो नंबर आपका उसकी इनइक्वलिटी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगी। नेक्स्ट, गुणन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर दो नंबरों में ये संबंध है कि x आपका नंबर y से बड़ा है, तो गुणन के लिए ये है कि एक तीसरा नंबर z हम लेंगे, जिस उस नंबर की कंडीशन ये होगी कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इस फिक्स वैल्यू को अगर हम x और y में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इनइक्वलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ऐसा आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर सावधानी इस चीज को भी दिया गया है कि ये नंबर ये कंडीशन z स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपने एग्जाम्पल लिया, सपोज हमने जैसे एग्जाम्पल लिया है x बराबर 3, x बराबर 6, y बराबर 3, 6 आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन यहाँ पर 3 है, क्लियरली दिख रहा है। अगर हमने z की वैल्यू ले ली -2, तो आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे xz की वैल्यू -12 हो जाएगी और yz की वैल्यू आपकी -6 हो जाएगी। और रियल नंबर सिस्टम में आपने जो कि देखा है कि इनकी प्लेस वैल्यू अगर आप देखो तो मूल बिंदु से हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, -6 आपको पहले मिल जाएगा, -12 उससे भी दूर होगा, तो यानी -12 आपकी वैल्यू लेस हो जाएगी, क्योंकि मूल बिंदु से ही हम उसकी माप चेक करते हैं कि नंबर्स हमारा कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो -12 आप देखेंगे कि वो मूल बिंदु से उसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी, -6 की वैल्यू मूल बिंदु से थोड़ा पास रहेगी कंपेरेटिवली -12। तो आप देखेंगे कि -12 आपकी वैल्यू छोटी हो जा रही है और -6 आपकी वैल्यू यहाँ पर बड़ी है। तो साइन यहाँ पर आप लिखेंगे कि -12 इज लेस देन -6। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी आपकी डिस्टर्ब हुई, चेंज हो गई, जो कि पहले नंबर आपने लिया था x ग्रेटर देन y और वो रिजल्ट में क्या मिला मल्टीप्लाई करने के बाद x लेस देन y, यहाँ पर xz इज लेस देन yz, यहाँ पर चेंज हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इनइक्वलिटी डिस्टर्ब ना हो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन यही हो गई कि जिस भी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, वास्तविक संख्याओं पे अब हम और कुछ नियमों के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर a और b हमारे धनात्मक, यहाँ पर हमने पॉजिटिव नंबर ही ले लिया, पॉजिटिव नंबर को ही ले रखा है, पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो अगर यहाँ पर हम ये तीन कंडीशन को एक साथ हम लिख सकते हैं कि अगर a स्क्वायर आपका b स्क्वायर के बराबर हो, तो हम ये दोनों तरफ से कह सकते हैं कि a की वैल्यू b के बराबर होगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी, क्योंकि यहाँ पर डुअल साइडेड यहाँ पर आपका इम्प्लाइज का सिंबल लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ए बराबर बी है तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर भी होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो क्लियरली ए की वैल्यू भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी होगी, या ए
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी है तो ए स्क्वायर की वैल्यू, इसके स्क्वायर की भी वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी स्क्वायर के होगी। सिमिलरली सेम कंडीशन फॉर लेस देन के लिए भी है कि ए स्क्वायर अगर लेस देन बी स्क्वायर है तो ए की वैल्यू भी लेस देन बी होगी। ये हमने सिर्फ धनात्मक वास्तविक संख्याओं के बारे में बात की है। अब हम इनके बीच के मध्यमान की, इनके मिडिल नंबर की बात करते हैं कि हम वो भी एक फॉर्मूले से थ्रू हम निकाल सकते हैं। इसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं कि अगर x और y रियल नंबर सिस्टम में x एंड y दो नंबर हैं तो इन दोनों नंबरों का मिडिल नंबर क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को ऐड करते हैं और 2 से उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जो कुछ भी नंबर मिलेगा वो नंबर हमारा x एंड y के बीच में स्थित होगा। इसको अर्थमेटिक मीन भी हम कहते हैं। इसको पहले ही मैंने मेंशन किया कि कहते हैं। अगर इसको अब रियल नंबर में आप इसको प्लेस वैल्यू इसकी चेक करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि ये x और y के बीच में स्थित होगा। इनइक्वालिटी से इसको अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि x इज लेस देन x प्लस वाई बाई टू, लेस देन x आपका अगर पहले मुझे प्लेस वैल्यू बतानी होगी कि अगर x और y हमने रियल नंबर से दो नंबर लिया है और x आपका लेफ्ट साइड में है, y आपका राइट साइड में है, तो x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन x प्लस वाई बाई टू, स्ट्रिक्टली लेस देन y होगी, क्योंकि इन दोनों के नंबर में ये नंबर आपका बीच में लाई करता है। तो ये सिर्फ कहने का मतलब यही है कि ये x से जो भी नंबर मिलेगा ये नंबर x से बड़ा मिलेगा और y से छोटा मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के बारे में। हमें आगे इसको और हम आगे एक्सटेंड करेंगे उच्चक और निम्नक यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में। तो सबसे पहले हम अपर बाउंड की बात करते हैं कि सपोज हमारे पास रियल नंबर सेट की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सपोज उसका एक उप समुच्चय एस यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, एक हमने सेट लिया, तो इसका अपर बाउंड क्या होगा, यानी हम एक ऐसे एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं जो एस में उपस्थित सारे एलिमेंट से बड़ा हो। सपोज वो अगर सिंबॉलिक फॉर्मेट में कहें, अगर हमने u ले लिया, अपर बाउंड से ही यहाँ पर u लिया गया है, तो अगर x के सारे एलिमेंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं तो u अगर हमारा हम कहते हैं कि ये अपर बाउंड है तो u की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू x होगी। वो s के किसी एक एलिमेंट के बराबर भी हो सकता है बट सारे एलिमेंट से बड़ा ही होगा। अगर u आपका अपर बाउंड है तो u प्लस वन भी इसका अपर बाउंड होगा, u प्लस टू भी हम एक नंबर, जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक जनरल सेट हमने एक एस सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है, तो इसका अपर बाउंड क्या है, यानी इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा, वो 3 है। यानी 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है और वो 3 से भी बड़ा या बराबर है। अब अगर आप u प्लस वन यानी कि 4 की बात करें तो 4 भी आपका 1 2 3 से बड़ा है, 5 भी आपका 1 2 3 से बड़ा हुआ है, 6 भी बड़ा हुआ है। तो यानी 4 से लेकर इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे ही इस सेट 1 2 3 के लिए अपर बाउंड का काम करेंगे। वो क्योंकि सिंपल डेफिनेशन यही है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इस एस में प्रेजेंट सारे एलिमेंट से बड़ा हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि u ग्रेटर और इक्वल टू x, और जहां पर x आपका s का एलिमेंट है ये आपका अपर बाउंड का रोल प्ले करेगा। जस्ट अपोजिट इसी समय हम लोअर बाउंड के बारे में अगर डिस्कस करें, लोअर बाउंड क्या होगा, सपोज एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर s आपका सेट है 1 2 3 एलिमेंट, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा, यानी हम एक ऐसे एलिमेंट को यहाँ पर सर्च कर रहे हैं जो इसमें प्रेजेंट सारे एलिमेंट से छोटे हो, छोटा या बराबर हो। तो अगर हमने 1 को चूज किया, 1 आपका 3 से छोटा है, 1 आपका 2 से भी छोटा है और 1 1 से बराबर या छोटा है, तो हम कहेंगे कि 1 इसका लोअर बाउंड है। आप अब बात करिए u माइनस वन यानी l माइनस वन, अगर हम लोअर बाउंड को l से रिप्रेजेंट करें तो l माइनस वन यानी कि 0 की बात करें तो 0 भी यहाँ पर आपका लोअर बाउंड का रोल प्ले कर रहा है। 0 आपका 1 से छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, इसी तरह माइनस वन माइनस टू, तो यानी 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे ही यहाँ पर लोअर बाउंड का रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट आता है सुप्रीमम और इन्फीमम की बात, ये इससे कैसे डिफरेंट है। तो अब हमने देखा कि अपर बाउंड में हमें एक सेट मिल गया, एक इनफाइनाइट बल्कि सेट मिल गया जिसके सारे एलिमेंट सेट एस जो कि सबसेट है आर के लिए अपर बाउंड का रोल प्ले कर रहे हैं। अब उनमें से सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम सारे उप समुच्चय सारे अपर बाउंड में का सबसे जो छोटा अपर बाउंड होता है, जो या कह सकते हैं आप लीस्ट अपर बाउंड। जैसे कि अभी हमने 1 2 3 सेट लिया, इसमें 3 से लेकर इनफाइनाइट तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इसके लिए अपर बाउंड का रोल प्ले कर रहे थे। इसका इस 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा, वो 3 है। ये 3 यहाँ पर सुप्रीमम का रोल प्ले करेगा, इस जो हमने एग्जांपल सेट लिया 1 2 3 के लिए।
यानी जितने भी अपर बाउंड का जो सेट बना उनमें से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो हमारा सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड का रोल प्ले करेगा। इसी तरह इन्फीमम को डिस्कस करने के लिए हम लोअर बाउंड के सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लोअर बाउंड में आपने देखा कि आपको कौन से सेट मिले। लोअर बाउंड 1 मिला था, 0 मिला, -1 मिला एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी तक एक तो एक इनफाइनाइट सेट मिल गया। तो इनमें से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा, जो कि यहाँ पर 1 रोल प्ले कर रहा था, 1 क्या था आपका, 1 से भी छोटा था, 2 से भी छोटा है और 3 से भी छोटा है। ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो जो सबसे बड़ा सेट, जो लोअर बाउंड का सेट मिलेगा और उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो आपका इन्फीमम का रोल प्ले करेगा। तो ये आपका, आप कह सकते हैं कि ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ये अपर बाउंड लोअर बाउंड और सुप्रीमम इन्फीमम में यही रिलेशन है। इसी तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर किसी सेट के बारे में हम कहें कि ये सेट आपका बाउंडेड या परिबद्ध है, तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपने ये कहा कि ये सेट आपका बाउंडेड है, तो यानी इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि सेट हमारा बाउंडेड है, अदरवाइज नहीं। अब हम कुछ वास्तविक रेखा पर, कुछ रियल नंबर सिस्टम पे कुछ स्पेशल गुणों को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें से पहला है आर्किमिडीय गुण। कि सपोज अगर ए और बी रियल नंबर सेट का दो एलिमेंट हैं और रिलेशन इस तरह से है कि बी की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, हमने पॉजिटिव नंबर को लिया है, तो वहां पर एक नंबर, नेचुरल नंबर एन जरूर ऐसा प्रेजेंट होगा जिसका, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एन इंटू बी की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए होगी। ए और बी यहाँ पर क्या है, वास्तविक नंबर है, और एक नेचुरल, मैंने ये कहा कि एक नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, वो आपका रियल नंबर का सेट, सबसेट होता है, जिसमें 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर, पूर्णांक नंबर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक नेचुरल नंबर जरूर वहां पर एग्जिस्ट करेगा हर एक वास्तविक संख्या ए और बी के लिए, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, एन बी जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए हो। एन बी का मतलब ये हुआ कि एन को हमने बी से मल्टीप्लाई किया, जिसको आप एडिशन या जोड़ के फॉर्मेट में इस तरह से दिखा सकते हैं कि बी को हमने एन बार ऐड किया है, बी प्लस बी अप टू एन टाइम्स हम इसको ऐड करेंगे, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए से होगा। नेक्स्ट है निरपेक्ष मान, यानी कि मॉडुलस के बारे में, रियल नंबर पे हम मॉडुलस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है। तो एक्चुअली मॉडुलस क्या होता है, मॉडल, अगर रियल नंबर पे आप नंबरों को आपने रिप्रेजेंट किया, सपोज जैसे हमने 5 लिया, -5 लिया, तो 5 की पोजीशन क्या होगी, वो मूल बिंदु से 5 यूनिट राइट साइड होगी। -5 क्या होगा, वो मूल बिंदु से राइट लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड होगा। मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट का मूल बिंदु से दूरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने मॉड 5 कहा है, तो मॉड 5 की वैल्यू 5 होती है। इसका मतलब ये बता रहा है कि वास्तविक रेखा पर 5 का जो पोजीशन है वो मूल बिंदु से 5 यूनिट दूर है। अगर हम मॉड -5 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वो अगेन वो उसकी मूल बिंदु से यूनिट दूरी को ही बताता है। तो मूल बिंदु से -5 की अगर यूनिट दूरी चेक करें तो वो भी 5 यूनिट ही है। तो हम यही कहेंगे कि यानी कि मॉडुलस -5 की वैल्यू भी 5 है। इसी नियम से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का मॉडुलस हमेशा एक धनात्मक नंबर ही होता है, क्योंकि ये नंबर मूल बिंदु से दूरी को रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कुछ उस पे प्रमेय है जिसको हम मॉडुलस पे डिस्कस करते हैं कि पहला ही नियम जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि मॉडुलस ऑफ -x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x के बराबर होती है, क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ x एंड y, किसी भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस निकालेंगे, फिर उसको मूल बिंदु से उसकी दूरी चेक करेंगे, या फिर उस पर्टिकुलर नंबर का मॉडुलस लेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर जो दोनों नंबर आपने चूज किए हैं उन दोनों की मूल बिंदु से दूरी अलग अलग निकालने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। डिवीजन में क्या है कि किसी भी संख्या को पहले हम डिवाइड करने के बाद मॉडुलस लेते हैं, या फिर संख्याओं का मॉडुलस लेने के बाद डिवाइड करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। कंडीशन बस यही है कि आपकी डिवीजन में जो y वैल्यू है वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसको हम त्रिभुज असमिका या फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं, जिसकी बहुत सारी उप प्रमेय भी हैं, जिससे हम किसी भी नंबर्स का मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट या लोअर नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण यूज भी हैं। उसका कंडीशन क्या है यहाँ पर देखिए, अगर x और y दो वास्तविक संख्याएं हैं तो x प्लस y का जो मॉडुलस होगा इसकी वैल्यू लेस और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y होगी।
ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज का नाम ये क्यों दिया गया है, इसको भी जरा सोचिए। आप किसी त्रिभुज को अभी, किसी भी रैंडम त्रिभुज को अभी इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें दो भुजाओं का, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के योग से हमेशा बड़ा ही होगा। इसी वजह से, इसी रूल पे इसका नाम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर, अगर आप रियल नंबर पे बात कर रहे हैं तो x का अलग डिस्टेंस निकालिए, y की अलग डिस्टेंस निकालिए मूल बिंदु से, या फिर x प्लस y का जो रिजल्टेंट होगा उसका डिस्टेंस निकालिए मूल बिंदु से। तो आप रिलेशन यही पाएंगे कि x प्लस y का जो रिजल्टेंट है उसका मॉडुलस लेस और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y है। तो त्रिभुज के बारे में भी हम देख सकते हैं और वेक्टर के फॉर्मेट में भी हम इसको प्रूव करके चेक कर सकते हैं। अब आते हैं वास्तविक रेखा पर अंतराल की बात करते हैं। वास्तविक अंतराल से मतलब यही हुआ कि अगर हमने एक ए और बी दो पॉइंट की बात की है तो उसके बीच में पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। यानी एक, अगर आप समुच्चय की बात कर रहे हैं, अगर हमने कहा कि ये समुच्चय ए से लेकर बी तक के अंतराल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में जितनी भी वास्तविक नंबर होंगे, वो रेशनल हो, इरेशनल हो, आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कोई भी हो, सारे नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके यहाँ पर अंतराल कितने तरीके के हो सकते हैं वो देखिए, जिसमें सबसे पहला अंतराल है ये, जिसको हम विवृत अंतराल भी यहाँ पर कर रहे हैं, इंग्लिश में आपको इस ओपन इंटरवल भी इसे हम कहते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ये हुआ कि ये ए से लेकर बी तक के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा एक्सेप्ट बॉर्डर पॉइंट। बॉर्डर पॉइंट यानी कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ए और बी। तो ये ए और बी को छोड़कर ए और बी के बीच में पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बॉर्डर पॉइंट किसी भी इंटरवल में नहीं है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि उसको हम हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट है। और अगर बॉर्डर पॉइंट को हमें इंटरवल में लेना है तो उसे हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ओपन इंटरवल है, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से या फिर अपोजिट ब्रैकेट ऑफ क्लोज ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपको क्रम संख्या 1 में यहाँ पर दिखाया गया है। क्रम संख्या 2 में आपको क्लोज इंटरवल दिखाया गया है। क्लोज इंटरवल का मतलब यही हुआ, ये ओपन इंटरवल से भिन्न यही इसी प्रकार से है कि यह बॉर्डर पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अगर हम क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ए और बी दोनों ही यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट में है अर्धविवृत यानी कि हाफ ओपन इंटरवल की बात की जा रही है। हाफ ओपन इंटरवल में यहाँ पर क्रम संख्या 3 में सिंबल गलत दे रखा है, यहाँ पर बी पर उसको क्लोज करके दिखाना चाहिए था। तो इंटरवल का मतलब यही हुआ कि अगर ये लेफ्ट साइड से ओपन है तो इसका मतलब ए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, राइट साइड से ओपन है तो इसका मतलब यहाँ पर बी प्रेजेंट नहीं है। तो ये थे हमारे ओपन इंटरवल। जो फाइनाइट इंटरवल के बारे में बात की जा रही है, यानी कि आपका लेफ्ट एंड राइट जो भी इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है वो दोनों यहाँ पर एक फाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका इंटरवल फाइनाइट इंटरवल कहलाएगा। इनमें से कोई भी एक चीज अगर इनफाइनाइट हुआ तो इसको हम इनफाइनाइट इंटरवल कहेंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट है फाइनाइट इनफाइनाइट हमारे ए और बी के वैल्यू पर रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यू फाइनाइट है या नहीं। ये सारे सारणी 2 में जितने भी आपको इंटरवल दिखाए जा रहे हैं ये सारे इनफाइनाइट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 1 पे है आपका ओपन इंटरवल ए टू इनफाइनाइट। ए पे हॉलो सर्किल है, इसका मतलब ये आपका ए पर ओपन है, ए यहाँ पर इंटरवल में प्रेजेंट नहीं है। और ये सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्स की तरफ दिखाया जा रहा है, यानी ए से लेकर एक्स के बाद के सारे पॉइंट से लेकर अप टू प्लस इन्फिनिटी जितने भी नंबर है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट में आपका ए पर डार्क सर्किल कर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ए यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये लाइन इंटरवल को प्रेजेंट कर रहा है, या एक रेखा के, एक वास्तविक रेखा के एक पॉइंट से लेकर अप टू प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड पे है ये माइनस इन्फिनिटी से बी पर तक रिप्रेजेंट कर रहा है। बी पे हॉलो सर्किल है, इसका मतलब बी यहाँ पर बॉर्डर पॉइंट इस इंटरवल में प्रेजेंट नहीं है। फिफ्थ नंबर पे डार्क सर्किल है यानी प्रेजेंट है। एंड लास्ट आपका जो एग्जांपल है, आपने देखा यहाँ पर कोई भी वास्तविक नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर को नहीं लिया गया, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिया गया है कि ये, यानी कि ये पूरी रियल नंबर लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हम इनफाइनाइट को बांध नहीं सकते, इनफाइनाइट को हम फिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट हमेशा ही एक ओपन इंटरवल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर सिंबल आप देखिए स्मॉल ब्रैकेट या अपोजिट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पूरी वास्तविक रेखा है। नेक्स्ट
अब हम आते हैं कुछ फलन और उनके आलेख के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने लास्ट ब्लॉक में डिस्कस किया था, बट वहां पर क्या था कि हमारा परिसर के बारे में हमने फिक्स नहीं किया था, वो कॉम्प्लेक्स रियल नंबर कुछ भी हो सकता था। यहाँ हम पर हम कह सकते हैं कि हम कुछ फलन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वास्तविक है, जिनका आउटपुट हमेशा हमें रियल नंबर सेट मिलेगा। तो नंबर 1 है अधिकतम पूर्णांक फलन, जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। इसके बारे में अगर आप देखिए, अगर यहाँ पर जो अगर एक्स एक्सिस आपका इनपुट और वाई एक्सिस फंक्शन एफ एक्स को रिप्रेजेंट करे, तो आप अगर यहाँ देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हॉर्लो सर्किल एंड डार्क सर्किल से इसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि अगर हमने 0 से लेकर 1 से पहले तक के सारे नंबर के बारे में बात की, सारे नंबर के बारे में बात की, तो इसका इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन से होगा? एक से पहले 0 ही होगा, तो इसका आउटपुट y पर नंबर 0 ही मिला। जैसे ही हम 1 पर पहुंचे, हमें 1 से आउटपुट हमें fx की वैल्यू 1 मिलने लगी, और 1 से लेकर 2 से पहले तक के सारे इनपुट वैल्यू पर हमें y की वैल्यू 1 ही मिलती गई। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, इंटरवल के फॉर्मेट में इसका आउटपुट मिल रहा है। 0 से 1 तक के लिए आपका आउटपुट सिर्फ 0, 1 से लेकर 2 से पहले तक आउटपुट 1, एंड 2 से क्रमशः 3 के लिए आउटपुट 3। नेक्स्ट है बहुपद फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, a0 x रेज टू पावर n plus a1 x raised to power n minus 1 and up to so on a raised to power n। यहाँ पर a0 a1 an, क्योंकि यहाँ पर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ये सारे ही नंबर आपके रियल नंबर से ही आएंगे, ये सारे कोफिशिएंट आपके रियल नंबर में ही बिलोंग करते हैं, इसी वजह से ये आपका ये रियल पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर a0 पे डिपेंड करता है कि इस फंक्शन की घात क्या है। अगर a0 की वैल्यू नॉन जीरो है और x की पावर n है, तो हम कहेंगे कि ये n घात का पॉलिनोमियल है, या n घात का आपका ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट है परिमेय फलन। परिमेय फलन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉलिनोमियल की फंक्शन की यहाँ पे आवश्यकता होगी। एफ एक्स की वैल्यू आपकी जी एक्स अपॉन के एक्स के बराबर होती है। सिर्फ इसको डिफाइन करने की कंडीशन बस यही है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में के एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये किसी ना किसी रूट पर 0 होगा, तो वो सारे रूट आपके रियल नंबर में अगर नहीं है, या उसको वहां से माइनस कर देंगे, तभी यह फंक्शन हमारा रियल नंबर पे ही डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार क्या है? फलन हमारे दो प्रकार के हैं, सम और विषम फलन। सम फलन की कंडीशन क्या होती है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स, कोई भी फंक्शन है उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, तो वो ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स के बराबर हो जाना चाहिए। ये इस फंक्शन की खास बात ये होती है कि ये वाई एक्स के सापेक्ष आपका सिमेट्रिक होता है, जैसे कि आपने देखा कि ये मिरर इमेज को फॉर्मेट करता है। नेक्स्ट है विषम फलन। विषम फलन की मैथमेटिकल कंडीशन यही होती है कि अगर एफ एक्स में हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करें, तो रिजल्टेंट हमें माइनस एफ एक्स मिलता है। इस फंक्शन की खास बात यही होती है कि यह मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। सम हमारा वाई एक्स के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होता है, और ये हमारा मूल बिंदु के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होता है। अब कुछ ऐसे फलन के बारे में एग्जांपल देखिए जो विषम और विषम नहीं है, तो आप यहाँ पर चित्र से ही समझ सकते हैं कि ये हमारा ना ही y के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, ना ही मूल बिंदु के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है। तो ये ना सम फंक्शन है और ना ही विषम फंक्शन है। नेक्स्ट है मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो जिसमें एक पैटर्न हो, या तो वो इंक्रीजिंग हो या तो वो डिक्रीजिंग हो। और अगर इंक्रीजिंग के साथ साथ एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इंक्रीजिंग होते होते या तो वो कांस्टेंट हो जाए और उसके बाद वो इंक्रीज ही करे। तो अगर फंक्शन आपने कहा कि वो इंक्रीज है, इंक्रीज करने के बाद वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, स्ट्रेट होने के बाद फिर से वो इंक्रीज ही हो रहा है, वो डिक्रीज नहीं हो रहा, तो ऐसे फंक्शनों को हम कहेंगे कि वो मोनोटोन फंक्शन है। इसी तरह हम उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपने जी आर चित्र संख्या 19 में आपने देखा कि ये फंक्शन इंक्रीज ही करता जा रहा है। यानी पर्टिकुलर अगर हम ऐसे बात करें मैथमेटिकल भाषा में कि अगर x1 x2 दो हमने वैल्यू लिया x एक्सिस पे, जिसका कंडीशन रिलेशन ये है कि x2 की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x1 है, तो इसका आउटपुट हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू fx2 की वैल्यू भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन fx1 है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। चित्र संख्या 21 में आपने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर ये 0 से लेकर 1 तक तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 1 के बाद ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है।
यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक के बाद अगर हमने x1 और x2 को नंबर को लिया और तो x2 अगर हमारा स्ट्रिक्टली या x2 x3 के बराबर है, x1 x2 दोनों बराबर है, तो इसका आउटपुट हम देख रहे हैं, आउटपुट हमारा फिक्स fx1 की वैल्यू fx2 के बराबर ही मिलती जा रही है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये अगर इंक्रीज ही करता जा रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो हम चित्र संख्या 21 को कह सकते हैं कि ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यही है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वलिटी आपकी अलाउड नहीं होती। तो इसका मैथमेटिकल कंडीशन यही होगा कि यानी x2 अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x1 है तो उसका आउटपुट में fx2 की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर आर इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली नहीं ग्रेटर आर इक्वल्स टू का यहाँ पे कंडीशन अलाउ हो सकता है, fx1 के बराबर होगा। तो चित्र संख्या 21 आपका इस इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल है और 19 आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल है। जस्ट अपोजिट साइड में हम इसको अगर इनइक्वालिटी को लेस आर इक्वलिटी में चेंज कर दें तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इकाई है सीमा, लिमिट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। लिमिट क्या होता है? फंक्शन की लिमिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर फंक्शन पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पर्टिकुलर जैसे कि अब लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि सपोज हमने एक पॉइंट लिया x, तो अगर फंक्शन हमारा a की तरफ, अगर हम x को a की तरफ हम लेकर जा रहे हैं, जो रेंज है दोनों ही नंबर, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे ही डिफाइंड है। अगर रियल नंबर से हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट a की बात करें तो a के आसपास के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारा x पॉइंट a की तरफ जा रहा है तो उस एट द मोमेंट हमारा फंक्शन की पोजीशन क्या है। अगर वो कोई पर्टिकुलर हम कहें कि अगर वो ए के पॉइंट पे जाते समय वो फंक्शन हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट एल की तरफ जा रहा है तो एल पर उसकी पोजीशन क्या है, तो ये जो एल जो पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू ए वो हमारी लिमिट वैल्यू कहलाएगी। एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती कि एफ एक्स की वैल्यू हमारा यहाँ पर एल हो, ये अप्रॉक्स वैल्यू की यहाँ पर बात की जाती है कि यहाँ पर आप लैंग्वेज फॉर्मेट में आप कह सकते हैं कि व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, यानी कि एक्स जब ए की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स का क्या पोजीशन है, एफ एक्स कहाँ जा रहा है, तो वो जब हम ए की तरफ जा रहे हैं तो एफ एक्स हमारा एल की तरफ जा रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए ये लिखते हैं और ये बराबर अगर एल की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमारी लिमिट वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू एल। ये तो एक पक्ष ही हुआ। दो अगर कोई दो पक्ष लेफ्ट एंड राइट दोनों तरीके से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर जो कि वास्तविक रेखा पर फिक्स है, अगर हम बाईं से दाईं की तरफ से जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, दाएं से बाईं की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है। अगर वो दोनों ही तरफ से वो फंक्शन वैल्यू एल पर जा रही है तो हम कहते हैं कि ये इसकी लिमिट वैल्यू है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू लेफ्ट साइड a माइनस एफ एक्स की वैल्यू l, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस साइड एफ एक्स, इन दोनों की वैल्यू l है, तो हम कहेंगे कि ये लिमिट यहाँ पर इसकी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। हमने यहाँ पर ये कहा कि x की जब हम x को a के तरफ लेकर आते हैं तो x हमारा a के बराबर नहीं होता, हम a के आसपास होते हैं। और वास्तविक रेखा में आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर लाइन की एक फिक्स वैल्यू है। अगर x a के बराबर नहीं है तो इसका मतलब x और a में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, x माइनस a की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। सपोज वो x माइनस a की वैल्यू यहाँ पर अगर एप्सिलॉन है, और दूसरी बार में हमने ये कहा कि जब हमारा x की वैल्यू a पे अप्रोच करता है एट द सेम टाइम फंक्शन हमारा l पे अप्रोच कर रहा है, यानी फंक्शन की वैल्यू l के बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स और एल के बीच में भी कुछ डिफरेंस है, और अगर वो डिफरेंस एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू का डिफरेंस जो भी कुछ है वो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करें तो हम इस लिमिट फंक्शन को, लिमिट वैल्यू को फिर से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स का a के रिस्पेक्ट में लिमिट वैल्यू l तभी होगी जब मॉडुलस ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा हो, एट द सेम टाइम एफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन हो। यहाँ पर एप्सिलॉन एंड डेल्टा आप क्योंकि समझ सकते हैं कि हम बहुत करीब पॉइंट की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है जो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, सीमाओं पे कुछ प्रमेय है, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि जो भी हमारी लिमिट वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो ये लिमिट वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए की एफ एक्स की वैल्यू अगर एल है और हमने चर्चा किया कि इसकी लिमिट एम है तो एल और एम की वैल्यू आप चेक करेंगे तो वो वैल्यू सेम ही होगी। कुछ इसके और
प्रमेय के बारे में डिस्कस करते हैं कि सपोज fx एंड gx दो आपके फंक्शन है और उसके हम लिमिट वैल्यू की डिस्कस कर रहे हैं, लिमिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके सेपरेट हम वैल्यू के फंक्शन के बारे में हम लिमिट निकालें या इन दोनों फंक्शन को ऐड करने के बाद हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट ए पर इसके लिमिट वैल्यू की चर्चा करें, तो दोनों की वैल्यू ही हमेशा सेम होगी मैथमेटिकली। यानी लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स के बराबर होगी, जिसको योग नियम से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसी तरह अंतर नियम भी आपका ये दोनों फनलों पर लिमिट के फॉर्मेट में डिफाइंड है। गुणनफल नियम भी डिफाइंड है, यानी कि दो फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई करें और तब लिमिट निकालें, या दोनों फंक्शन का सेपरेट हम लिमिट निकाल के बाद हम मल्टीप्लाई करें तो भी दोनों की वैल्यू हमारी सेम ही होगी। व्युत्क्रम नियम या डिवीजन नियम यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका हमेशा की तरह एक ही नियम कंडीशन है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि लिमिट की कंडीशन आपका डिवीजन पर भी डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं। किसी कांस्टेंट वैल्यू की अगर हम किसी फिक्स वैल्यू की अगर हम लिमिट निकालते हैं तो वो वैल्यू अनचेंज होगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर जैसे कि के हमने एक रियल लाइन पे एक फिक्स नंबर ले लिया तो x टेंड्स टू a करें या कोई भी नंबर ले, उसकी वैल्यू हमेशा के ही फिक्स होगी। किसी पर्टिकुलर किसी डिफरेंट नंबर के पर लिमिट चेक करने पर नंबर चेंज नहीं होगा। लिमिट x टेंड्स टू a अगर उस पर्टिकुलर उसी नंबर पर हम लिमिट चेक करें तो वो वैल्यू a ही मिलेगा। इसी तरह आपके नियम नंबर 6 एंड 7 एंड 8 यहाँ पर डिफाइंड है। नेक्स्ट चार घातांकी और लघुगुणकीय फलन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं, जिसको हम e रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल से ही ये वर्ड स्मॉल e लिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसको हम कैपिटल ई नहीं स्मॉल ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो fx की वैल्यू e रेज टू पावर x, इस तरह के फंक्शन को हम यहाँ पर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जिसका ग्राफ यहाँ पर इस तरह से डिफाइंड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि e रेज टू पावर x का यहाँ पर फंक्शन 3 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर x के बीच में डिफाइंड है। तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम यहाँ पर जो कि मान पहले से डिफाइंड है, अगर आप देखें तो इसका मान 2.71 समथिंग होता है, जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो आप ग्राफिकली भी आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि e रेज टू पावर x की वैल्यू 3 रेज टू पावर x एंड 2 रेज टू पावर x के बीच में लाई कर रहा है। इसका अगर हम रेंज की बात करें तो आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हैं, इसकी रेंज -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर डिफाइंड है। यानी e की वैल्यू हर किसी वैल्यू के लिए आपका, क्योंकि ये नेगेटिव पे डिफाइन नहीं है, तो हमेशा ये e रेज टू पावर x की वैल्यू आपकी हमेशा डिफाइंड है। आप पॉजिटिव नंबर पे अगर आप पॉजिटिव नंबर की बात करें 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक अगर आप फिक्स कर दें तो आप ये पाएंगे कि e रेज टू पावर x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट, अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम log x बेस a से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो बेस a पर वैल्यू डिपेंड करता है कि log इसका फंक्शन क्या होगा। a की वैल्यू हमेशा यहाँ पर हम पॉजिटिव लेते हैं कि a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है और a की वैल्यू 1 नहीं होती, क्योंकि ये 1 पर फंक्शन ये डिफाइंड नहीं होता। अब इस फंक्शन के बारे में आप ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, लॉग फंक्शन हमारा जो भी ये फंक्शन है ये ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा हमेशा ही हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, या एक मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आप कह सकते हैं कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कुछ अलग तरह के आप यहाँ पर फंक्शन को एक साथ देखिए, जहां पर a की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि a की वैल्यू चेंज करने पर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। यहाँ पर सपोज आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x हमने यहाँ पर फंक्शन लिया है। अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आप देख रहे हैं कि 1/10 रेज टू पावर x आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1/5 रेज टू पावर x उससे नीचे चला गया है, 1/2 रेज टू पावर x उससे भी नीचे चला जा रहा है। धीरे धीरे वो स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। राइट हैंड साइड में आप देखें, प्रथम चतुर्थांश में अगर आप देखें तो a की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं 10 रेज टू पावर x, वो हमारा स्ट्रेट लाइन से अपोजिट अपर साइड में वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है, हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो हमारा चार घातांकीय फंक्शन है जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी है, ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 0 से 1 पे अगर हम लेंगे तो वो हमारा जो भी इंक्रीजिंग यानी मैक्सिमम फंक्शन जो भी होगा वो डिक्रीज करेगा, और अगर हम ए की वैल्यू 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक लेंगे तो ये हमारा जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट, y एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को दोनों हम एक साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम पाते हैं कि ये y इज इक्वल टू एक्स रेखा के रिस्पेक्ट में या मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा के रिस्पेक्ट में यह सिमेट्रिक है, एक दूसरे के ये दर्पण प्रतिबिंब है कि ये आप देखें दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक आपका जो फंक्शन है वो 1 0 से होकर गुजर रहा है और दूसरा आपका 0 1 से पास हो रहा है। नेक्स्ट है अतिपरवलयिक फलन और उसके प्रतिलोम के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। अतिपरवलयिक फलन क्या है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जोड़ और घटाव से ही प्राप्त होने वाले फंक्शन को ही नाम दिया गया है। सबसे पहला अतिपरवलयिक फंक्शन साइन फलन है। यहाँ पर साइन फलन की वैल्यू क्या होती है, e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन 2। तो जो भी अभी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस किया, इन्हीं के ही योजन से जो भी फंक्शन बनते हैं उन्हीं को ही हम यहाँ पर अतिपरवलयिक फलन के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको क्या hx हाइपरबोलिक वर्ड यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल h का यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि साइन hx लिखा है, इसको पढ़ने के लिए हम साइन हाइपरबोलिक x कहते हैं। अब इसको आप सिंपल जो त्रिकोणमितीय आपके फंक्शन साइन एक्स और साइन एच एक्स में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पर आप देखिए कि साइन एक्स में हम क्या लेते हैं, अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू वहां पर माइनस साइन एक्स हो जाती है। यहाँ पर भी आपने अगर देखा, जो कि यहाँ पे एक सिंपल एक रूल मैंने दिखाने की कोशिश की है कि साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर हर एक एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर प्लस एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ये माइनस साइन एच एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो साइन हाई दोनों ही इस संदर्भ में हम देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फंक्शन और हमारा अतिपरवलयिक जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर साइन फंक्शन, दोनों ही इस रिस्पेक्ट में सेम है, पर कुछ कुछ बिंदुओं पर ये भिन्न हो जाते हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अतिपरवलयिक कोसाइन फंक्शन यानी कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसका मान होता है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इस पर भी हम यहाँ पर दोनों के परिसर के बारे में बात करें, जो कि हमने भी यहाँ पर परिसर के बारे में हम पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि परिसर क्या होता है, कि दोनों के रेंज के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो आपका साइन का जो रेंज है वो पूरा रियल नंबर सिस्टम है, बट यहाँ पर जो कोसाइन फंक्शन का जो रेंज है ये 1 से इन्फिनिटी। ऐसा क्यों है, अभी हम नेक्स्ट ग्राफ में वो भी चीज देखेंगे कि इसका परिसर 1 से लेकर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पे इसको ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करना चाहिए, यहाँ पर एक पर आपका क्लोज इंटरवल है यानी कि 1 यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, कॉस में भी आप देखिए सिंपल की कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एच एक्स के बराबर है। तो अगर हम ये देखें तो इसकी त्रिकोणमितीय फंक्शन में भी साइन एक्स की वैल्यू साइन माइनस एक्स की वैल्यू साइन एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एच एक्स के बराबर होती है। कॉस में भी वो चीजें चेंज यहाँ पर नहीं हुई। ये कुछ ग्राफ है साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक और उसके प्रतिलोम के भी। तो साइन हाइपरबोलिक में आप देख रहे हैं कि ये निरंतर ही इंक्रीज करता चला जा रहा है। स्ट्रिक्टली आप मोनोटोनिक भाषा में आप कहें तो ये मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। कॉस हाइपरबोलिक में आपने देखा ये पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इसका अब हम इनवर्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपने पहले ही देख रखा है ग्राफिकली कोई फंक्शन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रिस्पेक्ट में हम तभी डिस्कस कर सकते हैं अगर वो आपका 1 1 एंड ऑन्टो दोनों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका चित्र संख्या का साइन हाइपरबोलिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 1 1 ऑन्टो फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या आप कह सकते हैं कि ये हमेशा ही आपका 1 1 ऑन्टो फंक्शन होता ही है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आपको लैंग्वेज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग भाषा में। तो इसका व्युत्क्रम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपने चित्र संख्या 26 में देखा कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन क्या है। यहाँ पर कॉस में हम देख रहे हैं क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो अगर आपको याद हो कि हम वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की तो ये कॉस हाइपरबोलिक एक्सिस को 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है।
दो बिंदुओं पे कट करने का मतलब ये है कि हमारा ये वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन नहीं होने की वजह से इनका हम प्रतिलोम डिस्कस नहीं कर सकते। इसका प्रतिलोम डिस्कस करने की क्योंकि हमें इसके प्रतिलोम की जरूरत पड़ेगी, इसका तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर इसका परिसर हम फिक्स कर देते हैं जो कि आपका 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो। तो अगर हमने ऐसा किया तो हम कॉस इनवर्स इसका डिस्कस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपने चित्र संख्या 27 में देखा कि कॉस इनवर्स एक्स का आलेख इस तरह से कुछ दिखाई देगा। ये tan हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का रिप्रेजेंटेशन है, और क्लियरली हम देख सकते हैं कि इनका इनवर्स भी डिस्कस किया जा सकता है एक फिक्स परिसर के रिस्पेक्ट में। अब हम आखिरी इकाई के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सातत्य, जिसको हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। इसका क्योंकि अभी हमने अर्लियर यूनिट में हमने लिमिट को डिस्कस किया है, उसी को एक्सटेंशन है यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी। लिमिट में हम क्या डिस्कस करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी एल की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें मिलनी चाहिए, कुछ डिफाइंड हमें मिलना चाहिए। अगर हमने एक लाइन और उसमें फिक्स कर दिया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एल की वैल्यू है और एफ ए की वैल्यू होगी, अगर हमने एक्स पर एक्स इज इक्वल टू ए पर लिमिट की डिस्कस कर रहे हैं और वो वैल्यू एल मिल रही है लिमिट में, और अगर वही एल की वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर हमारा जो भी फंक्शन है, जो रियल नंबर सेट में डिफाइंड है, वो कॉन्टिन्यूअस भी है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने की 3 कंडीशन हो गई। 2 कंडीशन तो आपकी लिमिट पर जो कंडीशन थी वही है, तीसरी आपने एक और ऐड कर दी। क्रमशः हम उसको स्टेप बाय यही देख कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि एफ एक्स जो है फंक्शन ए पर परिभाषित होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स का कुछ अस्तित्व होना चाहिए, यानी कुछ एल नंबर मुझे एक मिलना चाहिए, एक वास्तविक नंबर मिलना चाहिए। और ये जो एल की जो वैल्यू होगी, इस एल की वैल्यू अगर हम चेक करें तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर होगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन ए पर कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फलनों के कॉन्टिन्यूटी पर डिफाइंड है। पहला फंक्शन हमने एक बहुपद फलन, या कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है 2x+3, जिसका हम x इज इक्वल टू पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हमें क्या क्या चेक करना होगा, यानी x इज इक्वल टू 1 पर पहले तो फंक्शन हमारा डिफाइंड हो, जो कि परिभाषित है। x इज इक्वल टू 1 पर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 1+3, यानी कि 5 यहाँ पर आ रही है, वो भी यहाँ पर, यानी 5 नंबर वास्तविक संख्या पर हम डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइंड है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है। नंबर थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे क्या एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, यानी अगर फंक्शन में x को हम 1 से रिप्लेस कर दें तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5 आ रही है, तो 2 इंटू 1+3 तो आपका 5 है, तो यानी कि फंक्शन एफ ऑफ 1 की वैल्यू 5 के बराबर, जो कि लिमिट के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन मेरा डिफाइन है और कॉन्टिन्यूअस है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम ऐसे ही x इज इक्वल टू -2 पर अगर हम चेक करें कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है या कि नहीं, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 पर जी आपका -2 डिफाइंड है, जी -2 डिफाइंड है, जिसकी वैल्यू -3 है। इसकी लेफ्ट लिमिट अगर हम ग्राफ पर हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो वैल्यू -3 आ रही है, और अगर हम राइट साइड से आ रहे हैं तो वैल्यू 2 आ रही है। तो यानी आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि लेफ्ट लिमिट इसकी gx है और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रही है पर दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 पर फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली तीसरा आप देख सकते हैं कि ये आपका फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है इस एग्जाम्पल में, तो इस पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 3 पर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हम टोटल फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो अभी तक हमने पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी की बात करें। अगर फंक्शन के पर स्थित हर एक पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, जिस भी अंतराल पर, जिस भी रेंज पर वो जिस भी सेट पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है, अगर वो रियल नंबर r से r पर डिफाइंड है, तो r के अगर सभी पॉइंट पर अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा टोटली कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। यानी उस फंक्शन पे किसी भी पॉइंट को अगर आप ले तो वो तीनों की तीनों से प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू सेम होनी चाहिए।
अब हम कुछ क्योंकि कुछ फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूटी को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो वो ऐसे फंक्शनों को कुछ अलग-अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें सबसे पहला है फंक्शन जिसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन यही होती है कि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारा लेफ्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों की वैल्यू सेम भी होती है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमारी सेम नहीं होती है, जैसे कि आपने यहाँ पर हॉलो सर्किल एंड डार्क सर्किल से देखा है। नेक्स्ट है जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब यही होता है कि आपकी लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट इक्वल नहीं होती है। फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होगी, लिमिट वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा, बट लेफ्ट एंड राइट की जो भी लिमिट वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी, इस वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि आपका लेफ्ट या राइट या दोनों ही जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे उसकी जो लिमिट वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होती है। कोई भी एक लिमिट वैल्यू इनफाइनाइट हुई तो हम कहेंगे कि ये आपका इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शनों में भी कुछ इस तरह के रूल फॉलो कर सकता है।